अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एयू उर्दू स्टोरीज। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज आपके लिए बहुत मज़े की स्टोरी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दूर तक जाती सुनसान वीरान सड़क और गहरा होता अंधेरा हारिस की परेशानी में इजाफा कर रहा था। एक तो अजनबी शहर, कोई जान पहचान वाला भी नहीं था। वो परेशान नज़रों से अपनी चारों अतराफ देख रहा था। बस से उतरने के बाद इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। ऐसा लग रहा था कि इसने यहाँ आने में जल्दबाजी में काम लिया है, पर वो क्या करता। गुर्बत ने इसे शहर आने पर मजबूर कर दिया था। गांव में कोई ऐसा काम था ही नहीं जिससे वो अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों की कफालत कर सकता। वालिद कम उम्री में ही फोत हो गए थे। अब हारिस ही घर का बड़ा था। माँ ने इसे शहर आने से पहले समझाया था, मगर हारिस के सर पर शहर आकर नौकरी करने का भूत सवार था। चल बेटा, अल्लाह मालिक है हारिस। जब यहाँ आ ही गया है तो अल्लाह कोई ना कोई सबब मुहैया कर देगा। वो बैग उठाए मुंह में बुड़बुड़ाते अपने अनजाने रास्ते की तरफ चलने लगा। बढ़ते हुए अंधेरे की वजह से इसे रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था कि वो किस तरफ जा रहा है। चलते चलते इसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो मुंह के बल गिर गया। इसने गौर किया तो वो कोई कब्र थी। इसके तो बदन में सनसनी सी दौड़ गई। वो जल्दी से घबरा कर कपड़े झाड़ कर खड़ा हुआ। वो इस वक्त किसी कब्रिस्तान में खड़ा था। वो घबरा कर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। चांद की हल्की हल्की रोशनी में अब वो बहुत देखभाल कर चल रहा था और तेज तेज कदम उठा रहा था ताकि वो कब्रिस्तान के हदूद से बाहर निकल आए। बात सुनो बेटा। अपनी पुश्त पर किसी मर्दाना आवाज पर वो इतना खौफजदा हो गया कि पीछे पलटे बगैर तेज तेज दौड़ने लगा। भागते भागते वो कब्रिस्तान की हदूद से बाहर निकल आया। अरे बेटा सुनो तो, वो आदमी हारिस के पीछे आते हुए बोला। डरो मत, मैं इधर ही का रहने वाला हूँ। वो उम्र रसीदा आदमी था और हारिस की आंखों में डर को देखकर कहने लगा, बेटा मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मेरी नज़र तुम पर पड़ी। मुझे लगता तुम यहाँ नए आए हो। उस बूढ़े आदमी ने कहा। जी मैं गांव से आया हूँ, नौकरी की तलाश में। हारिस ज़रा मुतमिन होते हुए बोला, लेकिन मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानता और मुझे रहाइश का भी कोई अता पता नहीं। बेटा रहाइश की तुम फिक्र ना करो, यहाँ करीब ही मेरा घर है, तुम रात मेरे घर रह सकते हो। बूढ़े की पेशकश पर हारिस की खुशी दीदनी थी। लेकिन किराया क्या होगा आपका? बेटा किराए की फिक्र नहीं करो, जब तक तुम्हारा दिल चाहे रह लेना। घर में मैं और मेरी बीवी ही होते हैं। घर में हमारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और तुम्हारा रहाइश का मसला भी हल हो जाएगा। हारिस को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी इसकी इतनी बड़ी मुश्किल दूर हो जाएगी। बातें करते करते वो एक घर की जानब आकर रुक गए। घर काफ़ी खस्ता हाल और पुराना था। वो दरवाज़ा खोलकर इसे अंदर ले आए। घर में दाखिल होते ही अजीब सी ठंडक का अंदेशा हो रहा था। इतनी गर्मी में भी घर का माहौल अजब ठंडक लिए हुए था। बड़ा सहन था जहाँ पर एक तख्त बिछा हुआ था। सहन की जानब एक छोटा सा बावर्ची खाना था और दूसरी जानब छोटा सा एक कमरा था जहाँ पलंग पर एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दे रही थी। सहन में लगे नीम के दरख्त पर बैठी काली स्याह बिल्ली हारिस को वहशत से घूर रही थी। बल्कि ना सिर्फ घूर रही थी, बिल्ली की नज़रों से हारिस को अजीब ही वहशत का एहसास हो रहा था। सहन में लगी सीढ़ियों की जानब वो बूढ़ा हारिस को लेकर बढ़ा। सीढ़ियाँ ऊपर की जानब जा रही थी। हारिस भी आहिस्ता आहिस्ता इनके पीछे जाने लगा। सीढ़ियाँ खत्म होने पर सामने एक छोटा सा कमरा था और कमरे के बराबर में एक छोटा सा बाथरूम था। बेटा ये तुम्हारा कमरा है। बूढ़ा आदमी कमरे की जानब जाते हुए बोला। अब तुम आराम करो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। नहीं नहीं, मैं बस सोना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, सुबह मुलाकात होगी। हारिस सारे कमरे का जायजा लेने लगा। कमरे में कालीन बिछा था, कोने में सिंगल बेड रखा था और बेड के सामने दो कुर्सियां पड़ी हुई थी। हारिस एक तरफ बैग रखकर नहाने चला गया। नहाकर आया तो खुद को काफ़ी पुरसुकून महसूस कर रहा था। वो लेटने से पहले कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद खिड़की बंद करने लगा। वो खिड़की सीढ़ियों की जानब खुलती थी। इस कमरे में दूसरी खिड़की भी थी जो बाहर की जानब खुलती थी। हारिस इस खिड़की की तरफ देखने लगा तो वो खिड़की से नजर आते कब्रिस्तान की तरफ इसकी नज़र पड़ी। इसने घबरा कर खिड़की बंद कर दी और बेड पर आकर लेट गया।
थकावट ज़्यादा होने की वजह से लेटते ही नींद की आगोश में चला गया। सुबह आंख इसकी दरवाजे पे होने वाली दस्तक से खुली और जल्दी से उठा तो वह बूढ़ा इसे खिड़की से झांक रहा था। बेटा दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला तो वह बूढ़ा हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए खड़ा था। बेटा नाश्ता करके नीचे आ जाना। नाश्ता करने के बाद हारिस नीचे चला आया, जहाँ सेहन में वो कल वाली औरत तख्त पर विराजमान थी और पास इसके वो बूढ़ा आदमी बैठा था। आ जाओ बेटा। तख्त पर बैठी बूढ़ी औरत हारिस की जगह अपने पास बनाते हुए बोली, मेरा नाम सईदा है और इनका नाम शुएब है। वो बूढ़ी बोली, बेटा कुछ अपने बारे में तो बताओ। औरत बोली, अम्मा मेरा नाम हारिस है और मैं गांव से शहर नौकरी के सिलसिले में आया हूँ। अच्छी बात है बेटा, तुम यहाँ आराम से रहना। खाने पीने के बारे में फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया अम्मा, मैं आप दोनों का बेहद मशकूर हूँ। इस अजनबी शहर में आपने मेरी बहुत मदद की। अच्छा अम्मा, अब मैं चलता हूँ नौकरी की तलाश में। मेरे लिए दुआ करें कि कोई मकबूल नौकरी मिल जाए। थोड़े ही दिन बाद हारिस को एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। शाम के वक्त वो बूढ़ा और बूढ़ी बातें कर रहे थे कि हारिस का बाहर जाने का मन किया। वो दरवाजे की जानिब बढ़ा। कहाँ जा रहे हो बेटा? शुएब ने पूछा। जी मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ काम है। वक्त देखो बेटा, इतनी रात को जाओगे और हालात भी ठीक नहीं। तुम ऐसा करो, तुम कल चले जाना। अभी तो मैं तुम्हें दरवाज़ा खोलने की इजाज़त नहीं दे सकता। हारिस ये सुनकर चुपचाप अपने कमरे की जानिब बढ़ा। अच्छी मुसीबत है यार, अभी तो रात के 9 ही बजे हैं। कैसी मुसीबत है कि अब मैं बाहर भी नहीं जा सकता। मगरिब के बाद बाहर नहीं जाना, डाकू आ जाएंगे, जैसे डाकू इन्हीं की ताक में बैठे हैं। हारिस जलता बुनता मुंह में बुड़बुड़ाता हुआ बेड पर आकर बैठ गया। ऐसे वैसे तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इसे बूढ़े मियाँ बीवी की रोक टोक पर गुस्सा आता था। बिस्तर पर लेट कर वो बेजार हो गया था तो कब्रिस्तान की तरफ खुलने वाली खिड़की की जानिब बढ़ा। काफ़ी सुनसान इलाका था, आबादी भी कम थी। हारिस ने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो 2 लड़कियां इसे नजर आईं जो कब्रिस्तान से गुजर रही थी। वो हारिस की तरफ देख रही थी और हाथ के इशारे से हारिस को बुलाने लगी। हारिस बहुत हैरान हुआ और इतनी रात की लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं। हारिस ने घबराते हुए खिड़की बंद कर दी और कमरे का दरवाज़ा खोलकर नीचे झांकने लगा। सहन में कोई नहीं था। वो दबे कदमों में नीचे आ गया और आहिस्ता से दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। हारिस पलट कर यकीन दहानी के लिए देखने लगा कि कहीं वो बूढ़ा और बूढ़ी तो नहीं जाग रहे। अभी वो दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि अचानक सहन में लगे नीम के दरख्त पर बैठी काली बिल्ली हारिस पर हमला करने आ गई। हारिस इस अचानक हमले पर तैयार ना था। वो एकदम से घबरा गया। वो काली स्याह बिल्ली हारिस को घूर रही थी। हारिस जल्दी से उठा और अपने कमरे की जानिब भागा तो पीछे से किसी नस्वानी कहके की आवाज़ पर वो बदहवास हो गया, जैसे इसके इरादे नाकाम बनाने पर कोई हंस रहा हो। वो दरवाज़ा बंद करके बुरी तरह हाँफने लगा और बहुत खौफ महसूस करने लगा। वो सारी रात जाकर कटी। कहीं फजर के वक्त जाकर हारिस की आंख लगी। दूसरे रोज़ वो ऑफिस से घर आते हुए पीछे से आती हुई नस्वानी आवाज़ पर पलट कर देखने लगा। कैसे हैं आप? पीछे वही 2 लड़कियां थीं। रात हारिस ने जिन्हें खिड़की से देखा था। हमने तो आपको हाथ हिलाया था, लेकिन आपने तो ऐसे डर के खिड़की बंद कर दी जैसे हाथ ना हो कोई गोली मार दी हो। वो शौखी सी लड़की मुस्कुराते हुए बोली। अब हारिस की अक्सर आते जाते इन लड़कियों से मुलाकात हो जाती। जिस वक्त हारिस ऑफिस से आता तो वो लड़कियां भी इसी वक्त एकेडमी से पढ़ कर आती थी। हारिस को शौक और चंचल सी आयमा अच्छी लगने लगी थी। अब हारिस और आयमा एक दूसरे के करीब भी आ गए थे। वो अब घर की तरफ से भी मुतमिन था। पाबंदी से अपने घर में पैसे बेचता था। गांव में सभी हारिस की नौकरी से खुश थे क्योंकि घर के हालात अब बेहतर होने लगे थे। एक बार आयमा ने हारिस से रात को मिलने की फरमाइश की। आयमा तुम मेरे मालिक मकान को नहीं जानती। शाम के बाद वो मुझे घर से निकलने नहीं देते और मेरी चौकीदारी के लिए वहाँ एक बिल्ली भी मौजूद है जो मेरी ताड़ में रहती है। हारिस बिल्ली वाला वाक़या सुना ही रहा था कि आयमा के साथ खड़ी सहरिश ज़ोर से हंसी। इसके हंसने के बाद वो मुंह बनाने लगा। खैर हारिस मिलने की हामी भरते हुए घर चला आया और रात जब शुएब अंकल खाना लेकर ऊपर आए तो वो सोने की एक्टिंग करने लगा। कुछ देर बाद वो नीचे सहन में झांक कर नीचे देखने लगा कि कोई है तो नहीं और इत्मीनान से नीचे चला आया। वो दोनों मियाँ बीवी सोने के लिए कमरे में जा चुके थे। इसने सहन में लगे दरख्त की जानिब पलट कर देखा तो वहाँ बिल्ली भी मौजूद नहीं थी। सुख का सांस लेते हुए दरवाज़ा खोला और बाहर चला आया। वहाँ आयमा इसका इंतज़ार कर रही थी।
سحرش نہیں آئی؟ سحرش کو اس کے ساتھ نہ پا کر وہ بولا، نہیں حارث، وہ بول رہی تھی کہ میں کباب میں ہڈی بن کر کیا کروں گی، تم جاؤ۔ آئمہ شرارت سے آنکھ مار کر بولی۔ اس کی بات پر وہ ہنس کر دیکھنے لگا، جو واقع میں ہی بہت حسین تھی۔ آؤ حارث، پارک میں چلتے ہیں۔ آئمہ اسے سامنے قبرستان میں بنے پارک میں لے آئی۔ اتنی رات میں وہ قبرستان جاتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ حارث ڈرو مت، اس قبرستان کے بعد پارک ہے۔ وہ آئمہ کے ساتھ پارک میں چلا آیا۔ آئمہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ سحرش اور میں دونوں سہیلیاں ہیں اور دوسرے شہر سے تعلیم کی غرض سے یہاں آئے ہیں۔ باتوں باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا کہ حارث نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ اف، اتنی دیر ہو چکی ہے۔ حارث گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں چلو، سحرش بھی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ آئمہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دونوں باتیں کرتے پارک سے باہر نکل آئے۔ قبرستان میں کھڑا گورکن حارث کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے خائف ہوتا حارث آئمہ کو خدا حافظ کہتا گھر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے اس کی نظر درخت پر بیٹھی بلی پر پڑی۔ بلی حارث کو ہی گھور رہی تھی۔ آگے تم منع بھی کیا تھا، اتنی رات بھر گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے، اور تم ہو کہ سنتے ہی نہیں ہو۔ اف، اماں جاگ رہی ہیں۔ وہ سر پکڑ کر ہی رہ گیا۔ چلو اب آگے ہو تو کھانا کھا لو، تم نے رات کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ تخت پر کھانا رکھا ہے میں نے تمہارے لیے۔ باورچی خانے سے سیدہ اماں کی آواز آ رہی تھی۔ حارث شرمندہ ہوتے ہوئے تخت پر پڑے کھانے کی طرف بڑھ گیا اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگا۔ اسے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ اماں جی، معافی چاہتا ہوں، لیکن آج کے بعد آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اور کھانا بہت مزیدار تھا۔ حارث کے یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ وہاں تو کوئی موجود نہیں تھا۔ حارث خوف زدہ نظروں سے اماں کے کمرے کی جانب دیکھنے لگا تو اماں بیڈ پر سو رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ حارث گھبراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دوسرے دن آفس سے چھٹی تھی۔ دونوں بوڑھا اور بوڑھی تخت پر بیٹھے تھے۔ میں ان کے پاس چلا آیا۔ آپ دونوں کی شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ بیٹا 50 سال ہو گئے ہیں۔ جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی، اولاد کے لیے بڑی دعائیں مانگی، مگر اولاد نہیں ہوئی۔ وہ ماضی کو سوچتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ بیٹا میرے تو بس یہی بچے ہیں۔ وہ درخت پر بیٹھی بلیوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ اماں آپ کو بلیاں بہت پسند ہیں کیا؟ ہاں بیٹا۔ وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ تو حارث درخت پر بیٹھی بلیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک بلی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ حارث دیکھتے ہوئے زجڑی لے کر رہ گیا۔ تمہارے انکل کو تو بولا تھا میں نے دوسری شادی کر لو اولاد کے لیے، لیکن مانے ہی نہیں۔ حارث بولا، آپ سے محبت کرتے ہوں گے نا؟ سعدی اماں منہ پر دوپٹہ لے کر ہنسنے لگی۔ بیٹا لیلا مجنوں والی محبت مشہور تھی ہماری۔ اماں جی، یہ علاقہ اتنا سنسان کیوں ہے؟ بیٹا یہ علاقہ شروع سے ہی سنسان ہے، آبادی تو یہاں ہے ہی نہیں۔ حارث خاموش ہو گیا اور اوپر اپنے روم میں چلا گیا۔ دیر رات کو حارث کی اچانک آنکھ کھلی تو نیچے صحن سے آتی باتوں کی آواز پر وہ حیران ہوا کہ اس وقت نیچے کون ہے۔ وہ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکنے لگا تو صحن میں شادی کا سماں تھا۔ پورا صحن روشنیوں میں جگمگا رہا تھا۔ عورتیں زرد برق لباس پہنے ہوئے تھیں۔ حارث نے غور کیا تو تخت پر ایک لڑکی دلہن بنی نظر آئی اور اس کے ارد گرد کافی لڑکیاں تیار ہوئی بیٹھی تھیں۔ کھانے کی لذیذ خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف کھانے کی دیگ رکھی ہوئی تھی۔ سیڑھیوں پہ کھڑا حارث یہ سب حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ آجا حارث بیٹا نیچے۔ شعیب انکل کی حارث پر نظر پڑی تو وہ حارث کو نیچے بلانے لگے۔ حارث نیچے آ گیا۔ بیٹا یہ ہمارے پڑوسی کی بچی ہے، اس کی شادی ہے۔ تمہاری آنٹی سعیدہ نے بولا تھا کہ بچی کی رخصتی ہمارے گھر سے ہی ہوگی، کیونکہ بچپن سے ہی یہ بچی ہمارے گھر آتی رہی ہے۔ انکل کی بات پر حارث بوڑھی اماں کی جانب دیکھنے لگا، جو شادی کے ہر کام میں آگے آگے تھی۔ کھانا لگا تو حارث بھی کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ اتنا لذیذ کھانا تھا کہ حارث کو اب نیند آنے لگی تھی۔ دوسرے دن آفس بھی جانا تھا تو وہ سونے کے لیے اوپر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اسے لگا کہ اس کے پیچھے پیچھے کوئی آیا ہے۔ اس نے 3 بار چونک کر اپنے ارد گرد بھی دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ گلاب کی تیز خوشبو اسے محسوس ہوئی۔ حارث جو کہ بستر پر لیٹ گیا تھا گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نسوانی کہہ کے اس کی سماعت سے ٹکرائے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ حارث نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ خوفزدہ اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پوری رات اسے لگا کہ کوئی نسوانی ہاتھ اسے سر سے ہلاتا رہا ہے۔ فجر کے وقت تک یہی سب ہوتا رہا۔
ऑफिस में भी हारिस से काम नहीं हो रहा था क्योंकि रात भर वो सो नहीं सका था। शाम वापसी में घर की तरफ आते हुए आयमा नजर आ गई। आयमा को देखते ही हारिस की सारी थकान दूर हो गई। वो थोड़ी देर पार्क में बैठकर इससे बातें करने लगा। आयमा, तुम्हें पता है कल मेरे मालिक मकान के घर में इसकी पड़ोसन की शादी थी। दुल्हन बनी लड़की को देखकर मुझे ख्याल आया कि एक दिन तुम भी मेरी दुल्हन बने बैठी हो। काश, आयमा धीरे से बोली। क्या मतलब? वो ना समझी से बोला। काश ऐसा हो कि मैं तुम्हारी दुल्हन बनूं। फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। मैं कुछ दिनों तक अपने गांव जाऊंगा और तुम्हारी और अपनी शादी की बात करूंगा। हारिस, क्या सच में तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ आयमा, मैं वादा करता हूँ कि शादी तुमसे ही करूंगा। घर आकर हारिस बैग भी पैक करने लगा क्योंकि परसों वो गांव जा रहा था। आज रात भी आयमा ने इसे पार्क में मुलाकात करने का कहा था। आयमा से रात को मुलाकात के बाद पार्क से वापसी पर हारिस का पैर किसी पत्थर से टकराया और धर्म से नीचे गिर पड़ा। इसने जल्दी से मोबाइल की टार्च जलाई ताकि रास्ता देख सके। मोबाइल की रोशनी सीधी कब्र की रोशनी पर पड़ी। हारिस की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। कब्र की तख्ती पर लिखा था शोएब खान। वो बामुश्किल खड़ा हुआ तो इस कब्र के बराबर में एक और कब्र थी जिस पर लिखा था सईदा शोएब। हारिस को लग रहा था कि अब वो बेहोश होकर रह जाएगा। भाई क्या हो गया? पीछे से गोरकन की आवाज आई। वो ये कब्र, हारिस के टूटे फूटे अल्फाज इसके मुंह से निकल रहे थे। हाँ भाई, ये दोनों मियाँ बीवी थे, सामने वाले घर में रहते थे। गोरकन की इस घर की तरफ इशारा करने लगा जहां हारिस रह रहा था। आज से 5 साल पहले शोएब साहब के घर में डाकू घुस आए थे और बेरहम डाकू ने शोएब और इसकी बीवी सईदा को कत्ल कर दिया था। भाईजान, ध्यान रखा करें, हालात आगे ही बहुत खराब है। यहाँ डाकू का बसेरा है। हारिस को बेसाख्ता अम्मा के अल्फाज याद आ गए। इतना डरे हुए क्यों हो? नहीं भाई, कुछ नहीं। हारिस भागा और घर आ गया। मुझे किसी भी हाल में अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। हारिस खौफ से धड़कते दिल के साथ घर में दाखिल हुआ और तेजी से अपने कमरे में दाखिल हुआ। अपना सामान समेट ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई तो हारिस मजीद खौफजदा हो गया। सीढ़ी वाले खिड़की से देखा तो सामने आयमा खड़ी थी। तुम यहाँ कैसे? हारिस पसीना साफ करते हुए बोला। हारिस, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हारिस आयमा की ये बात सुनकर जल्दी जल्दी सामान समेटने लगा। तभी हारिस के दिमाग में धमाका हुआ। आयमा, तुम्हें कैसे पता कि मैं जा रहा हूँ? हारिस पास खड़ी आयमा से पूछने लगा। आयमा, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम इस तरह अपने कबीले की नाफरमानी नहीं करोगी। तभी अचानक सहरिश बोली। हारिस, आयमा ने आपको हकीकत बताने से मना किया था, मगर मेरे ख्याल से आपको हकीकत से वाकिफ कर देना चाहिए। आयमा के लाख रोकने के बावजूद सहरिश बताने लगी। हमारा ताल्लुक जिन्नात के कबीले से है और बाहर सहन में लगे दरख्त पर हम बहुत अरसे से अपने आबा व अजदाद के साथ रह रहे हैं। जो बिल्लियां आपको दिखाई देती हैं वो हम ही हैं। पहले दिन जब आपने इस घर में कदम रखा था तो पहली नज़र में ही आयमा आपकी दीवानी हो गई थी। मैंने तो आयमा को बहुत रोका कि अगर वो आपके साथ जाएगी तो हमारे कबीले के बड़े आयमा को मार ही देंगे और साथ में आपकी जान को भी खतरा है। सईदा आंटी जब यहाँ ब्याह कर आई थी तो इन्हें हमारी मौजूदगी का पता चल चुका था। इनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए हम इनकी बेटियों की तरह हैं। लेकिन वो दोनों भी कब से मर चुके हैं। ये घर खाली वीरान खंडर है, उधर कोई जिंदा इंसान नहीं है। इस रात जो आपने शादी देखी थी वो हमारे ही कबीले की लड़की की शादी थी। हारिस को लग रहा था कि किसी भी वक्त इसके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। हारिस का सारा वजूद पसीने से भीगा हुआ था। हारिस, तुम कहीं नहीं जाओगे बेटा, तुम हमारे बेटे की तरह हो। शोएब अंकल सीढ़ी चढ़कर ऊपर आते हुए बोले। हारिस ने खौफजदा होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। या अल्लाह पाक, मेरी मदद कर, मैं कहाँ जिन्नात में फंस गया हूँ। हारिस फूट फूट कर रोने लगा और अल्लाह ताला से मदद मांगने लगा। कलमा पढ़ने लगा, आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। पूरी रात वक्फे से दरवाजे पर होने वाली दस्तक और सईदा आम्मा की ससकती हुई आवाज़ इसको जाने मत देना, मैं इसको किसी भी सूरत जाने नहीं दूंगी। मेरा कोई बेटा नहीं है, हारिस अब मेरा बच्चा है। बूढ़ी सईदा की आवाज़ हारिस के कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी और साथ में नस्वानी बैन करती हुई आवाज़ जो आयमा की थी। हारिस, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। तुम ऐसा कैसे जा सकते हो? मैं तुम्हें ऐसा हरगिज़ करने नहीं दूंगी।
حارث دونوں ہاتھوں سے کانوں کو جکڑ کر زور سے پشت لگا رہا تھا اور کلمہ پڑھ رہا تھا۔ فجر کے وقت آوازوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ اس نے دروازہ کھول کر نیچے جھانکا جہاں اب بالکل خاموشی تھی۔ وہ بیگ اٹھائے اندھا دھند سیڑھیاں اترتا دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ بری طرح اور پوری جان سے بھاگتا ہوا باہر گیا۔ بھاگتا بھاگتا سڑک کی جانب آتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر کے آنسو اس کی گال پر تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ کر آ گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ 6 مہینے جنات کے ساتھ رہا ہے۔ آج اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں اور آج 8 سال بعد وہ اپنی ماں اور بیوی بچوں کے ساتھ شہر میں مقیم ہے۔ آج کسی کام سے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس سنسان علاقے سے گزرا تو اتفاق سے اس گھر کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے پورے جسم میں ایک سردی کی لہر دوڑ گئی۔ آج بھی وہ گھر ویسے ہی ویران اور کھنڈر تھا۔ حارث کی نگاہ بے اختیار اس کمرے کی کھڑکی کی جانب اٹھی جہاں اس نے 6 ماہ قیام کیا تھا، مگر وہاں کے منظر نے اسے دہشت سے خوف زدہ کر دیا۔ آئمہ کھڑکی میں کھڑی مسکراتی ہوئی ہاتھ ہلاتے ہوئے دکھائی دی۔ حارث نے خوف زدہ ہو کر اپنی نگاہیں نیچے کی اور کلمہ پڑھتے ہوئے گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور اس علاقے سے باہر نکل گیا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا تاکہ ہم آنے والے دنوں میں آپ کے لیے مزے کی سٹوریز لے کے آتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔